नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कुर्सी बचाने के लिए कोई नेता किसी शरीफ आदमी की भी चरित्र हत्या कर सकता है? उसे देशभक्त से देशद्रोह बना सकता है, या फिर उसे घर से घसीटकर सैकड़ों मील दूर इस जेल में, जी हाँ, रेगिस्तान के इस जेल में कैद कर सकता है, क्योंकि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो बच्चों के लिए रोजगार मांग रहा था सरकार से। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो हाल मोदी जी के सिस्टम ने, मोदी शाह के सिस्टम ने इस लीडर का कर दिया, ये जो युवा पीढ़ी का लीडर है, ये जो जेन जी का लीडर है, इसका जो हाल किया है, ईश्वर ना करे ऐसा हाल किसी दुश्मन का भी हो। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर तो आऊंगा, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये जो सिस्टम है आज का, इनका जो सिस्टम है, अगर हाथ धोकर पीछे पड़ जाए किसी के, तो फिर जुल्म की कोई हद नहीं होती, अपराध की फिर कोई सीमा नहीं होती। उस पर आऊंगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़रा सोनम वांगचुक, ये जो लीडर हैं, जेन जी के लीडर हैं, जनरेशन जेड के युवा पीढ़ी के जो लीडर हैं, 18 बरस से लेकर 28-30 बरस के जो युवा हैं, जो सड़कों पर दिख रहे हैं, इनके जो लीडर हैं सोनम वांगचुक, इनकी जरा कुछ सच्चाई जान लेते हैं, ये हैं क्या। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सोनम वांगचुक कोई नेता नहीं, नो, ही इज नॉट अ लीडर। वो बेसिकली एक जीनियस इंजीनियर हैं, जिन्होंने क्लाइमेट और ऊर्जा, एनर्जी के क्षेत्र में तमाम वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस किए हैं। और वो ना सिर्फ एक जीनियस इंजीनियर हैं, बल्कि आर्किटेक्ट भी हैं। और यही नहीं, उन्होंने जीवन की सारी कमाई, अरबों रुपए की कमाई, सारी की सारी कमाई बच्चों की शिक्षा, स्कूल में झोंक दी। शायद हिंदुस्तान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, ऐसी दरिया दिली किसी ने नहीं दिखाई होगी। और सारी दौलत, सब कुछ सौंपने के बाद आज इस शख्स के पास अपना खुद का मकान नहीं है। यही है सोनम वांगचुक, जिसके जीनियस माइंड से प्रेरणा पाकर आमिर खान ने बड़ी हिट फिल्म बनाई थी 3 इडियट्स, जिनको अमिताभ बच्चन ने अपने शो केबीसी में बुलाकर कहा था, ही इज अ जीनियस, लीडर नहीं, जीनियस है। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक ने इमोशनली, भावना में बहकर कुछ गलतियां भी की। उनको लगा कि लद्दाख हो, कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, ये जो पहाड़ी इलाके के युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, हाथ में डिग्री तो है लेकिन दूसरे हाथ में नौकरी नहीं है, और इसलिए उनको जागरूक करने के लिए, उन बेरोजगारों को रोजगार के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। वो लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए, और ऐसा बैठे कि पूरा का पूरा सूबा उनके पीछे खड़ा हो गया। और यही सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा उनको ये मिली मोदी के सिस्टम से, कि सोनम वांगचुक को रातों रात पाकिस्तान का एजेंट बना दिया गया। यानी जो शख्स चीन से भिड़ रहा हो कि हमारी जमीनें वापस दो, कारगिल के युद्ध में पीछे खड़ा हो सबके, सेना के, जिसके लिए मेजर जनरल बख्शी, जी हाँ, जनरल बख्शी, जो मोदी और शाह के आदमी, उन्होंने भी कहा कि सोनम वांगचुक देशभक्त है। उस देशभक्त को 2 मिनट में पाकिस्तान का एजेंट बना दिया गया, पाकिस्तान का एजेंट बना दिया गया। और मैं चाहूंगा, मेरी बात नहीं, आप लद्दाख के जो डीजीपी हैं, पुलिस प्रमुख हैं, सिंह साहब, उनको सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई इसी को लेकर कि भाई ये पाकिस्तान एजेंट का मामला क्या है, तो मुझे बताया गया, कुछ मेहमान आएंगे भी शो में, आगे आप देखेंगे, उनका ये कहना था कि साहब, जब तमाम तरह के अवार्ड्स मिलने लगे, जिस तरह के काम सोनम वांगचुक कर रहे थे, गांधीवादी इंजीनियर, इनोवेटिव, जीनियस, ये जिस तरह के काम कर रहा था सोसाइटी में, इनको मैगेसी अवार्ड मिला। दुनिया भर के अवार्ड्स जब मिल रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के अखबार, जैसे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, वैसे वहाँ द डॉन है, डॉन अखबार ने भी उन्हें एक फंक्शन में बुलाया, ये चले गए, तब संबंध ठीक थे। अब ये जो डॉन अखबार में इस फंक्शन में गए, तो पुलिस का कहना है, खुफिया एजेंसियों का कहना है कि साहब ये तो पाकिस्तानी एजेंट है। अब दोस्तों, जो सोनम वांगचुक, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या जिस वक्त चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की हो, जो हिंदुस्तान का तिरंगा लेके आगे बढ़ रहा हो, वो आदमी, वो इंसान, वो जीनियस कैसे पाकिस्तान का एजेंट हो जाता है, ये तो मुझे लगता है जांच का विषय, जांच हो भी रही है।
लेकिन सवाल इस बात का है कि जिसने अपनी सारी कमाई, जो उसने इनोवेशन से कमाई, सबका सब दान कर दिया, बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में उनको पढ़ाया, वो कैसे पाकिस्तान का एजेंट हो सकता है? कैसे हो सकता है? जिसके पास खुद का अपना मकान नहीं, कैसे हो सकता है? ये तो मुझे लगता है जांच से ही पता लगेगा। लेकिन मैं इस विषय से हटकर कुछ सच्चाई आपके सामने रखना चाह रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत ये है कि सोनम वांगचुक के पीछे जो युवा फौज खड़ी है, ये जो 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 24 साल के बच्चे, 26 साल के बच्चे, जो मैं कहता हूँ ना, डिग्री तो है एक हथेली पे, लेकिन दूसरी हथेली पे नौकरी नहीं है। ये जो बच्चे पीछे खड़े हो गए, जो इंस्पायर हो रहे हैं, चाहे वो लद्दाख हो या फिर वो कश्मीर हो या फिर वो देहरादून हो या वो दक्षिण में धारवाड़ हो, ये जो बच्चे कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक को लेकर, जो कहीं ना कहीं एक संघर्ष के नए लीडर बन रहे हैं, प्रतीक बन रहे हैं, सरकार दरअसल सोनम वांगचुक से कहीं ज़्यादा उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो भीड़ है युवाओं की, उससे परेशान है, उससे डरी हुई है। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मोदी और शाह ने लाठी के ज़ोर पर, पुलिस के ज़ोर पर, सीबीआई, ईडी के ज़ोर पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके, डिटेन करके, उनको जोधपुर जेल भेजकर, सलाखों के पीछे ढालकर, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसी धाराएं लगाकर, देशद्रोही का तमगा लगाकर, क्या उनको लगता है सरकार को कि उन्होंने हर चीज़ का एंड कर दिया है? क्या ऐसा लगता है? या फिर मोदी और शाह को इनसे बातचीत करनी चाहिए थी, युवाओं से बातचीत करनी चाहिए थी, टॉक्स होनी चाहिए थी सरकार के बीच में, युवाओं के बीच में, कोई रास्ता निकलना चाहिए था, सॉल्यूशन निकलना चाहिए था, क्या ऐसा होना चाहिए था? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या लाठी के जोर से, जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाकर जोधपुर जेल में डाला गया, क्या अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य ने दांव उल्टा चढ़ दिया है, उल्टा दांव खेल गए? अब दोस्तों, सोनम वांगचुक दरअसल जो कुछ कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आपके परिवार में जो बच्चे हैं, हमारे रिलेशंस में बच्चे हैं, हमारे पड़ोस में बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जिनके हाथ में नौकरी नहीं है, मुझे लगता है सोनम वांगचुक जैसा शख्स उन बच्चों की मदद के लिए जेल पहुंच गया। पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सड़क पर उतर गए थे। और मैं चाहूँगा आज जो सवाल है उसकी गहराई में, जिस तरह से मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी उतरने की कोशिश कीजिए। सोनम वांगचुक कोई लद्दाख के इंजीनियर नहीं है। सोनम वांगचुक आज के दौर की एक आवाज़ है, हमारी, आपकी, आपके बच्चों की। इस आवाज़ को सुनना ज़रूरी है और शायद इसीलिए दो खास मेहमान मैंने बुलाए। बशीर साहब जो हैं वो सोनम वांगचुक की फैमिली, उनके पूरे आप कह सकते करियर को बहुत करीब से देख रहे थे, उनको मैंने आज बुलाया, उनको सुनिएगा। और उमाकांत जी होंगे जो इस मूवमेंट को दिल्ली से, गृह मंत्रालय से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बशीर साहब जो डीजीपी हैं आपके लद्दाख के, उन्होंने कहा है कि साहब पाकिस्तान के एक आदमी से इन्होंने मुद्दत पहले कोई बातचीत की थी जिसकी हम छानबीन कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोशिश है कि ये बताना कि भाई वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक हैं, वो देशभक्त नहीं है, बल्कि उनके तार जो है देश के दुश्मनों के साथ जुड़े हैं। क्या इसका रिएक्शन है और आप किस तरह से सोनम वांगचुक को देखते हैं, जो चीन को लेकर हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते रहे? क्या सरकार के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है और इसलिए पाकिस्तान का राग छेड़ा जा रहा है? सबसे बड़े देशभक्त अगर हैं जेएनके में, वो लद्दाखी हैं। लद्दाख स्काउट से, लद्दाख का नागरिक है, लद्दाख का बच्चा बच्चा है, उस पर आप कोई तोहमत नहीं लगा सकते। ये कहना कि पाकिस्तान के किसी आदमी से बात की थी, उसकी हम छानबीन कर रहे हैं, अरे साहब, आप तो पाकिस्तान बगैर बुलाए चले गए थे बिरयानी खाने के लिए, आप पे भी केस चलना चाहिए। फिर उनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे, आप तो बगैर बताए गए लाहौर उतरे और वहां प्रधानमंत्री से मिले, उनके घर गए, तोहफे तहाइफ आपस में ये कर रहे हैं, बांट रहे हैं। आप इतने हालात खराब हैं, आपने मैच करवा दिया दूसरे शहर में, ये क्या कि फिर उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। कहाँ की कूटनीति है, कहाँ की सियासत कर रहे हैं आप? वो बेचारा अनशन पे बैठा और लोगों को जगाने का काम कर रहा है, कुछ नहीं मिला तो अब उसको पाकिस्तान की तोहमत लगा दो। ये ना कि मेरा एक शायर कहता, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, तो उठा के कोई तोहमत लगा दो। कहां से तलाश थोड़ी करना है।
ये मुझे लगता है कि ये डिक्टेशन है डीजी साहब को कहीं से कि फिलहाल इसमें उलझाए रखो अपने लोगों को, वहां के लोगों को, कि ये पाकिस्तान का भी एजेंट है। बशीर साहब उसमें कह कोई रहे हैं कि जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जिन्होंने ये पाकिस्तान की जो जांच कर रहे हैं तार की, ऊपर से उनको इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा कि लद्दाख के जो डीजीपी हैं सीधे दिल्ली से गवर्न होते हैं, गृह मंत्रालय से गवर्न होते हैं। लखेड़ा साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है, जो जिस तरह से लद्दाख के डीजीपी, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर जो सिंह साहब हैं, वो जिस तरह से खुद जांच करने हैं, खुद अरेस्ट करने गए, खुद बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब वो पाकिस्तान का कनेक्शन है, वो तो किसी पाकिस्तान के व्यक्ति से बात कर रहे थे, हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। यानी एक तरह से देशद्रोह के आरोप जो है वो फ्रेम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये डीजीपी कर रहे हैं, लद्दाख की पुलिस कर रही है, या लद्दाख की पुलिस को ऊपर से डिक्टेट किया जा रहा है? और अगर मैं साफ शब्दों में कहूं कि अमित शाह के अंडर में सारा एडमिनिस्ट्रेशन आता है, क्या अमित शाह के दफ्तर से निर्देश जा रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो? अगर ये आरोप जो डीजीपी है मिस्टर सिंह, अगर उनका ये बात जो उन्होंने खबर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको उनको अधिकार है कि इस बारे में वो प्रेस को मीडिया से कुछ बात बताएं। करें जी। ये तो अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी मीडिया इवेंट है कि ये जो आंदोलन हुआ, अगर उनका पाकिस्तानी साजिश है, तो इसके लिए तो गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो कोई कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं 11 साल से कम गृह मंत्री तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उनके मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये तो बहुत बड़ी खबर है कि आपको हर चीज में पाकिस्तान आप घुसेड़ लेते हैं, हर चीज में आपको पाकिस्तान, अपने अलावा आप हर काम में पाकिस्तान को घुसेड़ लेते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो चीजें हैं, ये एक चरित्र हनन का अभियान है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ चलाते हैं, जो गुजरात से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, जहां जहां आप प्रतिद्वंदियों जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग हैं, उन सब की आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। पिछले 11 साल से ये किस तरह से लोगों को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उनके खिलाफ जी उनको बदनाम करने का कैंपेन चलाते हैं। छात्रों को, जो देहरादून में जो छात्र हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है कि ये जो है देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। अब ये बताइए, ये जो ये बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो वहां कह रहे घुसपैठी आ गए। अरे 11 साल से आप हैं, ये पता लगा कि वाकचुंग बात कर रहे थे, तो जिस समय बात कर रहे थे, कब बात कर रहे थे? कल रात बात की उन्होंने, परसों रात बात की, कितने कब बात की, उसकी डिटेल आप दीजिए देश को। ये तो ठीक है। आपको तब करना होता है आपको कि जब आपको कोई अभियान छेड़ना है, क्योंकि आप बुरी तरह घिरे हुए हैं, देश की जनता का ध्यान बांटना है, तो ये जी बैठे बिठाए आप पे मुद्दा हाथ लग गया है जी। ठीक है। लबोलवाब ये है जो लखेड़ा साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे खेल के पीछे शाह साहब हैं, मोदी जी के चाणक्य हैं, जो ये सारी चालें चल रहे, ध्यान हटाना चाहते हैं और इस तरह के तोहमतें लगाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वांगचुक के जो समर्थक हैं वो डिमोरलाइज। जी बशीर साहब, आप तो उसी इलाके से आते हैं और मुझसे कहीं बेहतर आप सोनम वांगचुक को जानते हैं, उनके परिवार को जानते हैं। हमने तो सोनम वांगचुक का जिक्र तब सुना था जब आमिर खान की फिल्म 3 इडियट हमने देखी, तब पता लगा कि साहब एक ऐसा कोई इंजीनियर है जो अपना जीवन बच्चों को दे रहा है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या वाकई सोनम वांगचुक ने अपनी सारी कमाई, क्योंकि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इंजीनियर है, वो एक इनोवेटर है, वो एक टेक्नोक्रेट है, वो एक आर्किटेक्ट है, उनको दुनिया भर के इनाम मिले हैं, नवाजा गया है उससे, क्या वाकई अपना जो भी उनकी कमाई थी सब की सब बच्चों को उनकी शिक्षा पर लगा दी है? सोनम वांगचुक ये 9 बहन भाई हैं, 2 ओके। माएं हैं इनकी, क्योंकि उनके वालिद ने 2 शादियां की हैं। 9 बहन भाई और सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे और सबसे लाडले हैं। आपको हैरत होगी कि इन्होंने अपना कोई मकान नहीं बनाया, जाती मकान, इनके अपना पास जाती मकान नहीं। जब जाते ले जाते हैं तो भाइयों के पास रहते हैं, कभी इधर कभी उधर उस घर में। और इन्होंने जो भी साहब, कमाया उन्होंने तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपयों की इंस्टीट्यूशंस बड़े वो बड़े बना सब दिए। आप कह वो रहे सब मकान उन्होंने नहीं है लगा कोई? दिया। जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं वो तालीम के या क्या कहते हैं दूसरे तरह के, जी, सब रिसर्च की उनमें जी। लगा दिया, सारा पैसा उसमें लगा दिया। ये इतने सभ्य हैं, इतने शांत हैं, स्वभाव के हैं, इतने सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। आप इनकी बात से ही देखिए ना, ये कितना शालीनता से बोलते हैं। कहाँ आप उनको कहते हैं ये उग्रवाद में जाएंगे या उपद्रव कराएंगे, लोगों को उकसाएंगे, लोगों को भड़काएंगे।
दूसरी बात मैं आपको ये कहूं कि लद्दाख में, लेह में, पूरे लद्दाख रीजन में अनशन पर बैठना, भूख हड़ताल पर बैठना एक कायदेदारत वाला मामला है, क्योंकि लद्दाख में वैसे ही ऑक्सीजन कम है। हम भी जब जाते हैं हम भी जब जाते हैं तो 24 घंटे का हम वक्त लेते हैं, पहले सो जाते हैं, एक्लेमेटाइज करते हैं, क्योंकि वहां पे पूरा ये सिस्टम जो है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सूख जाता है पूरा, ऑक्सीजन कम है, नाक सूख जाती है और कभी कभी नक्सीन फूटती है, इतनी ऑक्सीजन की कमी रहती है। उस ऑक्सीजन की कमी में आप हड़ताल, भूख हड़ताल पे हैं 14, तो देखिए ना पीड़ा कितनी है, पीड़ा का आप लेवल देखिए क्या है कि 82 साल के लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा बाद में, और ये खुद भी भूख हड़ताल पे कई मरतबा रहे लोगों के लिए। क्या आपको लगता है जो केस बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने तो देखा कि चाहे कारगिल की जंग हो या चीन से जो है बॉर्डर पे टेंशन हो, सोनम वांगचुक ने हमेशा भारत का ही साथ दिया, भारत का झंडा लेके ही चले, पाकिस्तान की भी आलोचना करी, खुलकर आलोचना करते हैं, चीन की भी आलोचना करते हैं, बल्कि वो तो जो चीन ने जमीन कब्जा कर ली उसको भी छुड़ाना चाह रहे, उस पर भी धरने पे बैठे। तो ये जो देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये झूठा आरोप है आपको लगता है? कुछ भी कहिए, कुछ भी कहे कोई, किसी लद्दाखी को, किसी करगिली को आप देशद्रोह के इल्जाम में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गारंटीड है कि लद्दाखी जैसा कोई देशभक्त नहीं है, लेह का या करगिल का या लद्दाख के जितने भी इलाके हैं उन जैसा कोई देशभक्त नहीं है। आप मुझे बताइए, जब करगिल युद्ध हुआ था कौन निकले थे बाहर, किन्होंने साथ दिया था, किन्होंने हमें इनपुट्स दिए थे? लद्दाखियों ने। किन्होंने बताया था कि घुसपैठिए अंदर घुसे हुए हैं? लद्दाखियों ने, शेफर्ड्स ने जो लद्दाख में थे, उन्होंने इतला दी। तो हम उन पे शक कैसे कर सकते हैं? आज वो एक चीज मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें स्टेटहुड दीजिए, भारत में रह के स्टेटहुड मांग रहे हैं। एक ही स्टेट नहीं, 28-29 स्टेट्स हैं, उसमें एक स्टेट ये थी स्टेट, इनको स्टेट बना दीजिए। दूसरा, अब कोई लोग कहते हैं, इनको ताने देते हैं, अरे आप लोग तो बड़े खुश हुए थे, यूनियन टेरिटरी बन गई। यूनियन टेरिटरी होना अलग बात है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में जिस तरह से पावर्स को कटेल किया गया है मरकज द्वारा, कि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत पावर्स कम कर दिए गए हैं। अब वहां सर्विस सर्वा हैं कविंद्र गुप्ता जी, जो पहले आरएसएस के आइडियोलॉग थे, बीजेपी के यहाँ पे मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे जम्मू कश्मीर जब स्टेट था, अब उनको वहां भेजा गया। कल भी मैंने कहा कि आपने एलजी जम्मू का, जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आता है, पुलिस चीफ, डीजीपी जम्मू का, चीफ सेक्रेटरी जम्मू के, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सब जम्मू के नहीं, बल्कि बाहर के नॉन लोकल, कोई उनकी सुनवाई नहीं है कहीं पे। वो इन्हें वो रिलेट नहीं कर पाते अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन से। जब मैं भी जाऊंगा सेक्रेटरी श्रीनगर में, मैं पहले ढूंढूंगा कोई लोकल आदमी है, कोई लोकल अधिकारी है, ऑफिसर है, क्योंकि वो मेरा सेंटिमेंट समझ सकता है, मेरी जरूरत समझ सकता है। मिसाल के तौर पे एक शेर है कि धूप आंगन में जाने का बुतरे, बर्फो बारह से दोस्ती की है। ये बर्फ और सर्दी यहाँ कश्मीर में अजाब के माने हैं उसके। धूप हमारे लिए सुख आसाइश क्या है। अगर यही धूप की मैं तमन्ना करूं लखनऊ में, ना वहां नहीं चलेगा, वहां मुझे बर्फ चाहिए, कि गर्मी का मौसम है। प्रवृत्तियां बदलती हैं, मौसम के साथ साथ हालात भी बदलते हैं, सियासी भी, पॉलिटिकल भी, समाजी भी, बाकी चीजों के हालात भी बदलते हैं। लद्दाख में कोई देशद्रोह का मुर्तकिब होगा मुझे नहीं लगता है, ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। जी लखना साहब, बहुत कम समय है, 30-40 सेकंड है, शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। क्या आपको लगता है अमित शाह का ये जो दांव है उल्टा पड़ गया, और जिस तरह से इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है, बहुत सख्त दफाएं लगा दी इनके ऊपर, और देशद्रोह का एक इल्जाम लगा दिया सोनम वांगचुक पे, क्या इसका असर उल्टा होगा? युवा और ज्यादा गुस्से में आएगा? क्या आपको लगता है अमित शाह ने जल्दबाजी में एक उल्टा दांव चल दिया? देखिए, ये ऐसी अंधेरी गली में देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में कोई भी सिविल सोसाइटी का एडिटर, जर्नलिस्ट, फॉर्मर आर्मी जनरल्स, जिन्होंने कश्मीर में, लद्दाख में जॉब किए, मैं जनरल जीडी बख्शी को जानता हूं, और जब मैं कारगिल की लड़ाई 97 में कारगिल गया था, कारगिल गांव में गया था मैं, और इन्होंने ब्रीफिंग की थी, मेजर जनरल थे उस समय, इन्होंने कारगिल से पहले हमारा हेलीकॉप्टर उतरा था आर्मी का, और वहां इन्होंने ब्रीफिंग की थी, तब से मैं इनको जानता हूं। और मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने आज कहा है
उससे इस पूरी सत्ता ये तो झंडा बरदार थे जो जनरल जीडी बख्शी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त मोदी भक्त, अमित शाह के भक्त, और आज जो ये बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि देशवासियों की आंखें खुल जानी चाहिए। और सिविल बड़े बड़े एडवोकेट जो सिविल लिबर्टीज के लिए काम कर रहे हैं, वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं। दूसरा ये है कि बशीर साहब कह रहे थे शिक्षा, एक मिनट में, एक आधा मिनट में, 5 सेकंड में बात खत्म करता हूं जी। शिक्षा से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लोग आज देश को चला रहे हैं, इनका शिक्षा से, रोजगार से, देश की सुरक्षा से, देश की नौजवानों की जरा भी चिंता होती तो ये बागचू को टच नहीं करते। और ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा नासूर, बहुत बड़े चिनगारी इन्होंने टच कर दी है, और देश में इसका आने वाले टाइम पर इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी। बिजली की तार छेड़ दी है अमित शाह ने कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, दांव उल्टा पड़ सकता है। और एक बड़ी बात इन्होंने कही कि कारगिल जंग के हीरो मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो अब जनरल जीडी बख्शी हैं, जो आज की तारीख में या कुछ समय पहले तक मोदी और शाह का झंडा उठा के चलते थे, भक्त थे उनके, उनका जीडी बख्शी का कहना है कि जो कुछ सोनम वांगचुक के साथ हुआ गलत हुआ। सोनम वांगचुक डाई हार्ड एक पैट्राइट है। वांगचुक साहब जो हैं वो एक पैट्राइट हैं, देशभक्त हैं। उन पर इस तरह की जो तोहमतें लगाई गई हैं ये वाकई गलत है। यानी बख्शी, जनरल बख्शी, अमित शाह मोदी के पोस्टर बॉय, वो कह रहे हैं कि गलत स्टेप लिया। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस घबराहट में, किस प्रेशर में मोदी और शाह है। क्योंकि एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो जेन जी है, जो जनरेशन जेड है, जो आज की युवा पीढ़ी है, 18 साल से लेकर 28 साल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके प्रतीक और आज के आइकॉन वो सोनम वांगचुक है। और उसी से घबराए हुए मोदी शाह, यानी मोदी शाह सोनम से कहीं ज्यादा सोनम के पीछे जो युवाओं की फौज है उससे घबरा रहे हैं, और जल्दबाजी में एक उल्टा दांव उन्हें चल दिया। बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े उस इलाके से, और आप दिल्ली से जुड़े उमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।